एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसके लिए युद्ध की नीति बनानी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन आज के वैश्विक दौर में हालात ऐसे हैं कि भले ही दो देश आपस में भिड़े, लेकिन जो तीसरा देश होता है या फिर चौथा देश होता है या पांचवा देश होता है, उसके ऊपर उसका असर जरूर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली और दिल्ली के कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने भारत के लिए एक युद्ध नीति भी बनाई। एक ऐसी युद्ध नीति जिस युद्ध नीति ने आने वाले वक्त में यानी 2014 के बाद जो युद्ध हुए, जो अभी भी जारी है, उसका असर भारत पे कम से कम हो, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करके रख दिया था। और यही वजह है कि आज के वक्त में भले ही दुनिया में हालात बहुत ही खराब हों, लेकिन भारत इस बहुत ही कठिन दौर में निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री मोदी के युद्ध नीति की वजह से। आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। उनकी सरकार के 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से वो प्रधानमंत्री है, लेकिन साथ ही उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर इस पद पर नेहरू जी से भी ज्यादा वक्त गुजार के नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 के बाद वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन इलेक्शंस हुए थे 1952 में, तो निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री 1952 में बने। उस लिहाज से देखा जाए उसके बाद पंडित नेहरू ने जो पीएमओ में यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो वक्त गुजारा था, दिन गुजारे थे, वो थे 4398। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब उन्होंने कुर्सी संभाली, उसके बाद से आज के दिन तक उन्होंने पूरे किए हैं 4399 दिन। और ऑब्वियस सी बात है कि ये आगे भी चलता रहेगा। 2029 में इलेक्शन होने, तब तक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो आगे भी इस रिकॉर्ड को वो बढ़ाते रहेंगे। लेकिन साथ ही इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कई सारी नीतियां बनाई अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक्स को लेकर हो यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो हमारे फॉरेन पॉलिसी हो, लेकिन साथ में उन्होंने एक युद्ध नीति को भी रखा। और इसी युद्ध नीति के वजह से आज भारत दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि उनकी युद्ध नीति क्या रही है, जिसने दुनिया में मौजूद इस वक्त दो ऐसे युद्ध, चाहे वो रूस यूक्रेन वॉर हो जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, या फिर 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच के युद्ध की बात करें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है, उसके बाद फिर हम प्रधानमंत्री मोदी के युद्ध नीति की हम बात करेंगे। तो सुरक्षित जो वापसी करवाई गई भारतीयों की युद्ध नीति की पहली, आप कह सकते हैं कि पहला पॉइंट है जिसको देखा गया। अब उसके बाद आती है कि ऊर्जा यानी कि ऑयल। 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई थी तो अचानक, अगर आपको याद होगा, कि तेल को लेकर एक संकट पैदा हुआ, क्योंकि ठीक उससे पहले 2020 में यानी 2020-21 कोविड का वक्त गुजरा था, तो तेल के दाम को लेकर भी और तेल के प्रोडक्शन को लेकर कई सारी बात हो रही थी। अब जब 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त रूस के ऊपर सैंक्शन लग गए, उनका तेल बहुत सस्ता हो गया। तो ये युद्ध नीति है कि उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ टाई अप करके सस्ते में तेल लिया, और आज भी जो तेल लिया जा रहा है, क्योंकि आज का भी जो संकट है मिडिल ईस्ट का, उसके दौरान रूस से हम करीब 35% तेल यानी कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं। 2022 में शुरू हुआ था और भारत को कम रेट में ये तेल मिलता है। तो ये एक ऐसी युद्ध नीति है कि अब आपदा आई यानी युद्ध की आपदा आई, उसमें आपने अपना अवसर देखा, आपने भारत का हित देखा और अपनी इस नीति के तहत आपने रूस से सस्ते में तेल खरीदा और अपना भंडार यानी रिजर्व को बढ़ाया, जिसका फायदा आने वाले वक्त में हुआ। अब मौजूदा दौर में जब युद्ध जारी है पूरे मिडिल ईस्ट में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं आ रहा है, ना ही गैस आ रहा है, तो फिर आपने क्या किया? उसके लिए भी आपने एक युद्ध नीति तैयार की। आपने क्या किया? रूस के साथ, भारत ने रूस के साथ अपने तेल जो आयात किया जाता है उसको कायम रखा, उसको थोड़ा बढ़ा ही दिया। अगर आप सोचिए कि 15-20% होता था तो 35% तक चला गया, क्योंकि लगभग हम 85% to 95% बाहर से तेल आयात करते हैं। लेकिन दुनिया में जितना असर हुआ है उतना असर भारत में देखने को नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने अपनी एक युद्ध नीति तैयार की थी, और साथ ही साथ यूएई के साथ जब प्रधानमंत्री इस युद्ध के दौरान यूएई गए तो उनके साथ एक और समझौता किया, और
यूएई को मनाया कि जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है, वो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व अब यूएई भारत में बढ़ाने जा रहा है। और एक दो नहीं, कई टन, हजारों टन अब जो ऑयल है वो यूएई भारत में रखेगा, जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में किसी भी क्राइसिस में भारत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि युद्ध की स्थिति है, और जैसे युद्ध अगर खत्म होगा तो फिर से तेल के दाम जब कम हो जाएंगे, आप ज़्यादा तेल खरीदिए, उसको रिजर्व में रखिए, और जब युद्ध स्थिति बनती है, कोई क्राइसिस होता है, तेल के दाम ऊपर जाते हैं, तो फिर आप बोलते हैं कंट्रोल रेट में उस तेल को बाहर निकालिए, ताकि जो आपके नागरिक हैं उनके ऊपर दबाव ज़्यादा ना पड़े। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो युद्ध नीति का हिस्सा है, कि किस तरह से आप अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे बनाए रख सकते हैं। अब आर्थिक स्थिरता ये एक और सबसे बड़ी चुनौती होती है। युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हो, या अभी मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है, इसके बाद से पूरी दुनिया में एक तरह से मंदी के जैसे हालात हैं। अमेरिका भी इससे नहीं बच पाए। अमेरिका में इन्फ्लेशन करीब 40% से ज़्यादा बढ़ गए। चीन की अगर बात की जाती है कि वो चीन में भी लगभग 30% या फिर कह सकते हैं कि आसपास 15 से 20% के बीच उनके भी इन्फ्लेशन हुआ है, उनके भी काफ़ी महंगाई आगे बढ़ी है। अब ये दोनों देश क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है इस वक्त तो अमेरिका है, करीबन 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी। चाइना उसके बाद आता है, करीब 15 से 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इन देशों के ऊपर अगर इतना दबाव पड़ता है इस युद्ध का, तो आप सोचिए कि भारत के ऊपर कितना पड़ रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत ने जीडीपी, देखिए 2025-26 में जो जीडीपी हमारे यहाँ विकास दर हमारा 7.7 रहा है, 7.7%। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 2026-27 में क्या है, तो भारत का 2026-27 में रखा जा रहा है करीब 6.5% या इससे थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ रेट रहने वाला है, जीडीपी का विकास दर रहेगा। ये वर्ल्ड बैंक, IMF की ओर से बताया जा रहा है। तो ये आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ये कैसे किया? देखिए, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, ये भी एक युद्ध नीति का हिस्सा है जो कि आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, कि आपकी जो निर्भरता है वो दुनिया पे कम से कम होनी चाहिए। और ये 2022 के दौरान जो युद्ध हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने समझ लिया था। और उसके बाद से आप देखिए कि वोकल फॉर लोकल, और कोविड में भी देखा गया था किस तरह से सप्लाई चेन बाधित हो जाता है। 2022 में हमने देख लिया था कि अगर आप खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हथियार हो, कुछ भी हो, तो आपको किस तरह से काफ़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। आप वक्त पर अपने बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जिसका असर आपके युद्ध में भी पड़ता है। इसी वजह से 2020 हो, कोविड का वक्त हो, या फिर 2022 का रशिया यूक्रेन युद्ध, उस दौरान प्रधानमंत्री ने जो नीति अपनाई, वोकल फॉर लोकल कहा, स्वदेशी अपनाने के लिए कहा, आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने आह्वान किया, जिसके तहत भारत ने क्या किया कि अपना जो मार्केट है उसको एक्सपोर्ट के साथ साथ जो सेल्फ कंजम्पशन है उसे बढ़ाने के लिए सोची। यानी कि आप देश में मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट तो आप करेंगे, लेकिन इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करेंगे, आत्मनिर्भरता बनाएंगे। अब चीन के साथ देखिए, चीन का जो मार्केट है या इकोनॉमी जो उसकी है, उसके ऊपर किसी भी वैश्विक कोई भी घटना होगी, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट है, इकोनॉमी है। यानी कि वो पैदा करते हैं दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, जितना वो बाहर बेचते हैं उतना ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं। इसी तरह से वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। लेकिन फिलहाल उसकी जो जीडीपी दर है या फिर ग्रोथ रेट है वो 4.5% के करीब है, 4 से 4.5% रहने की बात कही जा रही है 2026-27 में, जहाँ पर भारत 26-27 में 6.5% प्लस जा सकता है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से निर्भर नहीं है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। और ये जो नीति थी, ये सोच समझ के अपनाई गई ताकि आप एक्सपोर्ट तो करें, लेकिन साथ ही साथ आत्मनिर्भरता पे भी ध्यान दें और अपने मार्केट को मजबूत करें। तो इस दौरान, युद्ध के दौरान, प्रधानमंत्री ने क्या किया, FTAs यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए बहुत सारे देशों के साथ। यूरोप के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यूरोप के बड़े बड़े देशों में गए थे, चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, इटली हो, इन सब देशों में गए, उनके साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाया, ताकि जो एक्सपोर्ट है, जो सप्लाई चेन इस वक्त टूट गया है, इस युद्ध के वजह से इफेक्टेड हुआ है, वो भारत के साथ जोड़ा जाए और भारत की जो इकोनॉमी है, जो एक्सपोर्ट है, लगातार वो बढ़ती रहे। तो ये एक नीतियां हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपनाई गई है और जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपना पूरी तरह से रंग भी दिखा रहा है। और रंग ऐसा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और संतुलित कूटनीति, डिप्लोमेसी, देखिए 2022 में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू हुआ तो सभी ने किसी न किसी के तरफ चले गए। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो वो गए थे यूक्रेन के साथ,
चाइना की बात की जाए या फिर कुछ एक जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर चाइना, ये रूस के साथ वो खड़े थे। जब भारत से पूछा गया, लेकिन भारत के तो रिश्ते रूस से भी अच्छे थे, तो क्या भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए था, या फिर यूक्रेन के साथ? भारत ने वहाँ पर शांति का मार्ग अपनाया। भारत ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम शांति के साथ हैं, हम अपने हितों के साथ हैं। यही हमारी नीति है, यही हमारी युद्ध नीति है कि भारत शांति से चाहता है कि चीज़ों को सुलझा लिया जाए और साथ ही साथ भारत के हितों को देख के चले, ना यूक्रेन के साथ ना रूस के साथ, हम शांति के साथ। और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई है। प्रधानमंत्री मॉस्को में रशिया भी गए, इसके अलावा यूक्रेन में भी गए, कीव में जाकर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। युद्ध के दौरान उन्होंने जाकर मुलाकात की थी राष्ट्रपति पुतिन से, उसको लेकर कई बार बातें भी की गई, लेकिन उनका साफ कहना था कि हम चाहते हैं कि शांति के जरिए बातचीत के जरिए ये मामला सुलझा लेना चाहिए, युद्ध खत्म कर लेना चाहिए, और यही नीति बहुत कारगर साबित हुई। आज के वक्त में जब ईरान, इजराइल और साथ ही यूएस की लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में तीनों देश भारत के बहुत करीबी हैं। इजराइल भारत का एक ऐसा पार्टनर है जो बोलते हैं ना, जब बहुत मुसीबत आई, चाहे वो कारगिल वॉर हो या फिर कोई और वक्त हो, हमेशा हथियार दिए हैं। भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके भी हमेशा वो साथ दिया है। एग्रीकल्चर के फील्ड में जो हम ख़ास तौर पे जिन इलाकों में पानी की कमी है, जैसे गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर जो ड्रिप इरिगेशन की हम कहते हैं ना तकनीक, ये जो तकनीक है, उसके बाद रेगिस्तान में कैसे आपको फसल उगाना है, कैसे खेती करनी, ये सारी जो तकनीक है, आधुनिक कृषि जो तकनीक है, ये सब इजराइल से मिला हुआ है भारत में। हमारे बहुत सारे हथियार हैं जो इजराइल से आते हैं। उसी तरह से अमेरिका के साथ भी हमारे ऐसे रिश्ते हैं, अमेरिका से हम हथियार भी लेते हैं, हमारा व्यापार बहुत उनके साथ है, बड़ा व्यापार है। उसके बाद ईरान के साथ हम व्यापार रखते हैं और साथ ही साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ये जो तीन ऐसे देश यहाँ पर लड़ रहे हैं और जो भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, भारत इनके साथ अच्छा रिश्ता रखता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने क्या किया, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी जो युद्ध नीति यही रखी कि हम शांति के साथ हैं, बातचीत के साथ हैं। ईरान से की भी बात की, इजराइल से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी बात कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट के हर देश के साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर युद्ध नीति क्या है? यहाँ पर युद्ध नीति है भारत का हित, और युद्ध कोई समाधान तो है नहीं, इसलिए एक ही जरिया के बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी युद्ध नीति है जो दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी है, और हर कोई इस बात को समझना चाहता है कि आखिरकार किस तरह से भारत इस नीति के ऊपर चलकर पूरे दुनिया के हर किसी देश के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता भी बनाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से सर्वमान्य नेता माना जाता है पूरी दुनिया में। ये तो रही हमने युद्ध नीति की बात की। अगर इसमें संक्षेप में मैं बोलूँ, अगर भारत ने भी अगर सीधे किसी के साथ युद्ध किया, तो प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए आप देखिए, पाकिस्तान का तो उरी हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, पुलवामा में हमला हुआ तो बालाकोट में स्ट्राइक किया गया, और जैसे ही पहलगाम का कांड हुआ, पहलगाम में जो हत्या की गई हिंदुओं की, वहाँ पर धर्म पूछकर लोगों को जो मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें बोलते हैं ना कुछ ही घंटे में पाकिस्तान के एक के बाद एक एयरबेसेस को ख़त्म कर दिया गया। 9-10 एयरबेसेस बिल्कुल उनको डैमेज कर दिया गया, लेकिन लिमिटेड वॉर था ये भी प्रधानमंत्री की युद्ध नीति है कि हम उतना ही स्ट्राइक करेंगे, उतना ही हमला करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि युद्ध में घुस जाना और युद्ध में अटक जाना ये युद्ध नीति नहीं है। आपके जो भी टारगेट्स हैं, आपको क्या चाहिए इस युद्ध से, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है युद्ध का। भारत का मकसद था ऑपरेशन सिंदूर में कि वो आतंकवादी संगठन जो भारत के अंदर अस्थिरता फैलाते हैं, भारत में खून खराबा करते हैं, उनके घर में जाके उनको मारना, वही किया गया, चाहे बहावलपुर हो या फिर मुरीद के हो। उसी तरह से पाकिस्तान जो सरपरस्त है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, इसकी एयरफोर्स और इसकी जो मिलिट्री बेसेस है उनको भी तबाह कर दिया गया। ये बताया गया कि अगर आप इन लोगों को संरक्षण देंगे तो इस तरह से हमला किया जाएगा। और ठीक उसी तरह चीन के साथ भी अगर डोकलाम हुआ या फिर गलवान हुआ, तो उसमें भी भारत ने वही किया जो चीन को समझ में आता है। गलवान में अगर हमला हुआ तो भारत ने भी ये बता दिया कि अगर आपको लगता है कि अपनी फौज को लाके खड़ा कर देंगे लद्दाख में, तो भारत ने भी उतना ही फौज खड़ा कर दिया, उतनी ही बड़ी तादाद में हथियार भी वहाँ पर लगा दिए, और इतने जल्दी किया कि समझ नहीं आया चीन को कि भारत इतने जल्दी डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकता है। तो जिसको जैसी बात समझ में आए उसी बात से समझाओ, लेकिन सबसे पहले देश हित,
लोगों के हित को ध्यान में रखो। यही है प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति, जिसको लेकर मैंने आपको बताया कि 12 साल प्रधानमंत्री ने पूरे किए और इस दौरान उनकी कई सारी नीतियां देखने को मिली। उसमें से एक उनकी युद्ध नीति भी है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया भी मान रहा है।